तिब्बत के पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है कि चीन की ये प्राचीन रणनीति है। वो जिस देश में अव्यवस्था पैदा करना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है, जिस देश को कमजोर करना चाहता है, वहां बुद्धिजीवियों, नेताओं, पत्रकारों और सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को खरीद लेता है। चीन को उनकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं। अगर वो उसके एजेंडे पर चलने को तैयार हों तो खर्च करने में कोई हिचक नहीं। उद्योगपतियों को प्रभावित करना तो और भी आसान है, क्योंकि चीन की आर्थिक ताकत अपार है। लोब सांगे तिब्बत के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने बयान दिया है। अभी हाल फिलहाल में ही वो भारत में एक मीटिंग के लिए, दिल्ली में एक मीटिंग के लिए आए थे, जहां उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज को साक्षात्कार भी दिया और बातचीत भी की। इस बातचीत के जरिए ये सारी चीजें खुलासा हुई। अब तक आप लोग समझते थे कि किसी भी देश में जब तख्ता पलट होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले अगर शुरुआत श्रीलंका से करें तो श्रीलंका के ऊपर भारी कर्ज था चीन का, जिसे चुकाने में चीनी सरकार असमर्थ थी और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे चीन के श्रीलंका में, उनका विरोध हो रहा था। पहले अपने पैर पसारे चीन ने श्रीलंका में, फिर वहां लोन दिया, पैसा दिया, चुकाने की स्थिति जब नहीं रही, फिर अपने हिसाब की सरकार वहां बना ली, तख्ता पलट हुआ। उसके बाद आप आइए बांग्लादेश में तख्ता पलट कहा तो जाता है अमेरिका की वजह से हुई है कि अमेरिका वहां एक सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता था, जो शेख हसीना ने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका के द्वारा वहां तख्ता पलट करवा दिया गया। लेकिन चीन से करीबी जग जाहिर है, बांग्लादेश की भी या फिर मोहम्मद यूनुस की अगर हम बात करें तो अमेरिका और चीन दोनों के ही ये करीबी हैं। नेपाल की फिलहाल अगर बात करें तो KP शर्मा ओली जो यहां सरकार में थे, जिनकी सत्ता का तख्ता पलट हुआ, वो चीन के करीबी थे और चीन का ही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एजेंडा पुश करने की कोशिश नेपाल में चल रही थी। इससे पहले मंगोलिया हो फिर तियानजियान हो, वहां भी तख्ता पलट इसी वजह से हुआ है और यही कोशिश चीन लंबे वक्त से भारत में भी कर रहा है। अभी हाल ही में लेह लद्दाख में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, जेनजी जिसे आप कहते हैं, युवा वर्ग जो था वो सड़कों पर उतरा और उसने CRPF की गाड़ी में आग लगाई, बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी उसने आग लगाई। तो भारत के चारों तरफ अगर आप देखेंगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तख्ता पलट हो चुका है और लंबे वक्त से भारत में भी ये साजिश है। और जिस तरीके से बयान आया है तिब्बत के पूर्व प्रधानमंत्री का, वो ये बताता है कि चीन आखिर काम किस तरीके से करता है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में चीन ने अपने जो दूतावास है वहां नेशनल डे का कार्यक्रम किया। वहां बहुत सारे भारत का बुद्धिजीवी वर्ग पहुंचा, पत्रकार पहुंचे, व्यापारी पहुंचे और कुछ लोग भी पहुंचे। तो क्या उन पर चीन की नजर है, ऐसा कहा जा रहा है? क्या जिस तरीके से चीन पत्रकारों को खरीद लेता है, व्यवसायियों को खरीद लेता है, बुद्धिजीवियों को खरीद लेता है, क्या वैसा ही चल रहा है? क्योंकि कोविड के दौरान हमने देखा था इस देश में कई मीडिया आउटलेट्स ऐसे थे जो चीन के समर्थन में आर्टिकल्स छाप रहे थे। लगभग 12 ऐसे संस्थान और पत्रकार थे जिनका खुलासा भी हुआ था। अभी 17 और पत्रकारों का खुलासा हुआ है जो पाकिस्तान के एजेंडे को पुश करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज आपको बताता हूं कि किस तरीके से चीन पृष्ठभूमि रचता है। चीन भारत में एलीट कैप्चर की रणनीति अपना रहा है। सबसे पहले बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकारों का जो वर्ग है, यूट्यूबरों का जो वर्ग है, उद्योगपतियों का जो वर्ग है, उसे अपने साथ चीन कर लेना चाहता है और भारत को बहुत देर होने से पहले संभल जाना चाहिए। शब्द हैं तिब्बत के पूर्व प्रधानमंत्री के। सांगे ने कहा कि चीनी दूतावास नई दिल्ली में भारतीय राजनेताओं को प्रभावित करने और यहां तक कि सत्ता परिवर्तन की साजिश रचने में सक्रिय है। सांगे ने यह भी कहा कि चीन को इन लोगों की विचारधारा से मतलब नहीं, वो एजेंडे पर चले तो खर्च करने में उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। यह चीन की प्राचीन नीति है। सांगे के मुताबिक चीन अव्यवस्था पैदा करने के लिए बुद्धिजीवी, नेताओं, पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खरीदता है। यही चीन की ताकत भी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 2024 में 12 से ज्यादा भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पहचान की थी जो चीनी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, जैसे शिंजियांग, तिब्बत में सकारात्मक छवि पेश करना। ये इन्फ्लुएंसर्स पश्चिमी दृष्टिकोण का मुकाबला करने में मदद करते हैं। बाकी चीनी प्रभाव का अगर उदाहरण दें आपको तो 2020 से 2022 में चीनी संबंधित भुगतान के घोटाले सामने आए, जहां भारतीय पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को संवेदनशील जानकारी देने की CCP नैरेटिव प्रमोट करने के लिए पैसे दिए गए। चीनी दूतावास ने ताइवान कवरेज पर भी दबाव डाला था।
सांगे ने डोकलाम 2017, गलवान 2020 विवादों के दौरान कुछ नेताओं पार्टियों के चीन समर्थन का जिक्र किया और उन नेताओं का शायद नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज भी बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता, उद्योगपति चीन की प्रशंसा करते हैं। 2020 गलवान संघर्ष के दौरान चीनी राजदूत को प्रमुख भारतीय न्यूज एजेंसी ने चाइना कंटेंट प्रसारित करने का मौका मिला। कई पत्रकारों को चीनी फेलोशिप पर भेजा गया जहां वो शिनजियांग के विकास की सकारात्मक रिपोर्टिंग करने लगे। चीन का नेशनल डे की अगर बात करें तो ये अभी पिछले दिनों यहां मनाया गया, जिसमें कई लोग भारत के शामिल हुए हैं। इसमें समारोह में भारतीय राजनीतिक नेता, व्यवसायी और अन्य नेता शामिल हुए। फोटो सार्वजनिक हुए। सांगे ने कहा कि सभी खरीदे हुए नहीं, लेकिन चीन कोशिश करता रहेगा खरीदने की। दक्षिण एशिया में तख्तापलट की अगर बात करें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव का उदाहरण आपको दिया है। बाकी यूरोप और वैश्विक स्तर पर भी चीन का जो प्रभाव है, सांगे के मुताबिक यूरोप में नेता, मंत्री, चीन समर्थक, बाद में चीनी कंपनियां 80,000 से लगभग मतलब $1 लाख से लेकर $8 लाख तक की रकम पर इन्हें अपने यहाँ अपनी कंपनियों में नौकरी पर रखते हैं, जिससे कि इनके एजेंडे को का काम चलता रहे। भारत और चीन की अगर बात करें, व्यापारिक तौर पर अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच $125 बिलियन से ज्यादा का व्यापार है। इसमें से सांगे के मुताबिक $113 बिलियन का सामान चीन भारत में बेचता है, मतलब अपना सस्ता सामान भारत में वो डंप करता है। साथ में भारत की अगर बात करें तो भारत सिर्फ $14 बिलियन का सामान बेचता है चीन को, जो कि ये जो अव्यवस्था है या फिर जो ये असमानता है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरनाक है। और इसी के इलाज के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में बयान दिया कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई देश नहीं है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरे देशों पर अति आत्मनिर्भरता। उस अति आत्मनिर्भरता को खत्म करना होगा, और खत्म कैसे करना होगा? निर्भर भारत को बनाना होगा। अपने देश में ज्यादातर हिस्सों को, ज्यादातर प्रोडक्ट्स को बनाना होगा। ये एक एग्जांपल ये भी दिया। साथ में इन्होंने एक एग्जांपल दिया, किसिंजर का हवाला दिया। किसिंजर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी थे और इन्होंने कहा था कि चीन में अगर आप निवेश करेंगे, पश्चिमी देशों को, अमेरिका को, तो चीन लोकतंत्र की तरफ बढ़ जाएगा। 30 साल तक इन देशों ने निवेश किया, चीन ने अपने आप को एक आर्थिक शक्ति बना लिया, लेकिन वो लोकतंत्र की तरफ नहीं गया। चीन मजबूत हुआ, लोकतंत्र नहीं अपनाया। व्यापार से लाभ की गलतफहमी, चीन सिर्फ अपना हाथ देखता है। अगर कोई भी देश ये सोचता है कि व्यापार से वो लाभ कमा लेगा चीन से, तो ये उसकी गलतफहमी है। चीन कभी किसी को लाभ कमाने नहीं देता है, बल्कि चीन उल्टा देशों से लाभ कमाता है और वो सिर्फ अपना हित देखता है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से चीनी हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, लगभग 81%, और वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए, एक भी हथियार चीन का नहीं मिला। चीन की जो सबसे चीन अपनी मिसाइल बताता है PL-15 सबसे शानदार मिसाइल, वो भारत में आकर ऐसे के ऐसे ही गिर गई। वो ना फटी और ना ही उसने कोई नुकसान पहुंचाया उसकी टेक्नोलॉजी, बल्कि उल्टा भारत के हाथ में लग गई। और जब चीन को यह दिखा कि चीन के हथियारों का पर्दाफाश दुनिया में हो रहा है, उसकी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं, लोग डील कैंसिल कर रहे हैं देश, तब चीन ने एक काउंटर नैरेटिव चलाया जिसमें भारत के राफेल का नाम शामिल था। चीन का जो मीडिया तंत्र है पूरे दुनिया में वो कितना मजबूत है, देखिए कि चीन अपना काउंटर नैरेटिव चलाने में कामयाब रहा और भारत का जो नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं उसके नैरेटिव से पीछे रह गया। भारत के लिए चेतावनी ये है कि 1950 से लेकर 1962 तक चीन ने खूब हिंदी चीनी भाई भाई किया था, लेकिन 1962 में चीन ने युद्ध थोपा भारत के ऊपर। उसके बावजूद 2017 में डोकलाम तो किया और उसके बाद गलवान हुआ। तो ऐसे में चीन को हिंदी चीनी भाई भाई मानना अब एक बार फिर से गलत हो सकता है, क्योंकि यहां सांगे ने यह भी कहा कि जैसे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा 1950 में दिया गया था, वैसे अभी हाल फिलहाल में SCO के बाद नारा दिया जा रहा है चिंडिया, मतलब चीन प्लस इंडिया, चिंडिया करके नारा दिया जा रहा है, जिस नैरेटिव में नहीं फंसना है भारत को। तो ये भले ही आप सोचते रहें, भले ही ये काम करता है, अमेरिका और CIA दूसरे देशों की तख्ता पलट करने का काम करता है, लेकिन एशिया की बात करें, साउथ एशिया की बात करें और खासकर भारत की अगर बात करें तो चीन ये नहीं चाहता जो तरक्की भारत कर रहा है, जिस गति से भारत का विकास हो रहा है, 7.8
कि ग्रोथ रेट से, परसेंट के ग्रोथ रेट से जो भारत का विकास चल रहा है वो विकास ना चले, क्योंकि एशिया की अगर बात करें तो भारत का सिर्फ एक ही प्रतिद्वंदी है और वो है भारत। और जितनी तेजी से भारत ज्यादा मजबूत होगा उतनी ही ज्यादा चीन को समस्या होगी, क्योंकि आज भारत भी हथियारों का एक्सपोर्टर बन गया है। लगभग पिछले साल की अगर बात करें तो 23,000 करोड़ रुपए का हथियार भारत ने बेचा है। भारत वो देश जो अपनी जरूरत का सारा हथियार विदेशों से मंगाया करता था, AK-47 की एक गोली भी भारत मंगाया करता था बाहर से, वो भारत आज एक्सपोर्टर बन गया हथियारों का। तो चीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, अमेरिका को भी यही बात पसंद नहीं आ रही है, और आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि भारत की सत्ता पलटने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए अमेरिका और चीन मिलकर रणनीति बनाए। तो चीन की इस रणनीति का, इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, भारत के सामने बात आ चुकी है और भारत को इस बारे में पता है। इसीलिए चीन पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम करने के लिए लगातार देश से आह्वान कर रहे हैं। और जिस तरीके से जीएसटी का फैसला भारत सरकार ने लिया, जीएसटी घटाया, और जिस तरीके से भारत के लोग अब सामान भारत से ही खरीद रहे हैं, वो अपने आप में इन दोनों देशों को जवाब है। बाकी सांघे ने जो फैक्ट रखे हैं, जो तथ्य रखे हैं, उन पर आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।